नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के एजेंडे को सेट कर दिया है। पीएम ने आज अपने संबोधन में जहां विपक्षी कमजोरियों की घुट्टी पिलाई, तो भाजपा के आदर्श, नियति और शैली का महिमा मंडन एक बार फिर किया। आखिर क्या रहा पीएम के संबोधन में खास, और इससे मध्य प्रदेश की सियासत में क्या गया है संदेश, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। पूरी भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ी है और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सतपुड़ा में आग भी लगा दी है। 60 बार मोदी जी कर्नाटक गए, वहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं आया, तो यहाँ का कार्यकर्ता तो पहले डिमोरलाइज है मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। देश भर के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान मोदी ने कांग्रेस समेत विरोधी दलों पर एक तीर से कई निशाने साधे। पीएम मोदी ने भाजपा और कांग्रेस के बीच विभाजन की सीधी रेखा खींचते हुए कांग्रेस को एसी में बैठकर फतवे जारी करने वाले नेताओं की पार्टी तो बीजेपी को जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी करार दिया। आपको बता दें कि भाजपा का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 543 लोकसभाओं के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों के कार्यकर्ताओं से मोदी वर्चुअल तौर पर जुड़े। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में खूब जोश भरा और तारीफ भी की। बूथ के तहत काम करने वाले कार्यकर्ता अगर लोगों से जुड़ेंगे और उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे तो स्वीकार्यता बनेगी। ये बातें पीएम के एजेंडे में रही। मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं, अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भोपाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसी साल होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने आए थे। कुछ दिन पहले जबलपुर में प्रियंका गांधी ने भी भाजपा के घोटालों की सूची पढ़ी थी। मोदी के दौरे से भाजपा में उत्साह है तो कांग्रेस इससे किसी तरह के असर से इनकार कर रही है। कांग्रेस की माने तो मोदी को कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। इधर कांग्रेस ने पीएम की बातों को आसमानी कल्पना बताते हुए मध्य प्रदेश के हालात और घपले घोटालों से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वयं अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार की स्थिति क्या है। एसी में कौन बैठा है, जनता के बीच में कौन जा रहा है, जनता किसको चाहती है, सब कुछ प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनके कार्यकर्ता स्वयं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 2023 के लिए नहीं आए, 2024 के लिए आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 2023 तो पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो उस पर तो प्रयास किया ही नहीं जाए। पूरी भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ी है और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सतपुड़ा में आग भी लगा दी है। ये अपने आप में दिखाता है कि ये सरकार जा रही है। और जो घोटालों की बात करें तो एक बड़ी लिस्ट है, फेयर लिस्ट। किस किस घोटाले की हम बात करें, महाकाल के घोटाले की बात करें, जहां ईश्वर को तक इन्होंने नहीं छोड़ा, महाकाल को तक नहीं छोड़ा, कि उनको कुपोषित बच्चों की बात करें जिनका आहार पोषण ये खा चुके हैं। कर्नाटक चुनाव 3 महीने पहले हुए हैं, 60 बार मोदी जी कर्नाटक गए, वहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं आया, तो यहाँ का कार्यकर्ता तो पहले डिमोरलाइज है मध्य प्रदेश का बीजेपी का कार्यकर्ता। क्योंकि 2018 के चुनाव में शिवराज चौहान के चेहरे को नकार दिया था। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मोदी से आग्रह किया कि शिवराज जी को बदल दीजिए, हम चुनाव जीत जाएंगे। पर अब एक मुरझाए हुए चेहरे से चुनाव जीतने की कल्पना भाजपा का कार्यकर्ता नहीं कर पा रहा। 3-4 यात्रा कर गए, अभी 20 यात्रा और करेंगे चुनाव आते आते मोदी जी। फर्क पड़ने नहीं वाला। मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस ही सर्वहारा वर्ग के लिए अच्छी है। मध्य प्रदेश में इस आयोजन का सीधा असर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर होगा।
बहरहाल पीएम मोदी के मंत्रों से चार्ज कार्यकर्ता वोटर्स के मन को भाजपा के लिए कैसे अभिमंत्रित करेंगे, इसी से चुनाव के नतीजे तय होंगे। भोपाल से टीवी 24 के लिए जीएस गोविंद की रिपोर्ट। तो संवाद का मंत्र से कैसे जीतेंगे प्रजातंत्र, ये सवाल बना हुआ है और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको मुखातिब करा दें, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी जुड़े हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। भाजपा से सत्येंद्र जैन जी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमसे जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूपेंद्र जी। सत्येंद्र जी, पहला सवाल आपसे ही है कि जिस तरह से इस साल हमने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, सौगातें भी दे रहे हैं, वंदे भारत को आज हरी झंडी दिखाई और लोकार्पण भी किया है कुछ विकास कार्यों का, लेकिन जो पूरा आज उनका संबोधन था, जिस तरह से भोपाल से उन्होंने संबोधन दिया और वर्चुअल माध्यम से देश भर में लाखों कार्यकर्ताओं ने इसे सुना है, क्या इसके मायने निकाले जाएं कि क्लियर नहीं मिल रही है, खरखराहट भी बहुत है, तो मैं आपके पीसीआर से कहूंगा कि कृपया मेरी समस्याएं का निदान करें। जी सत्येंद्र थोड़ा आपने जी सत्येंद्र जी लाइट वॉइस मैंने सुनी है जी, जिसमें आपने प्रश्न किया है कि मोदी जी का जो दौरा है उससे कार्यकर्ताओं में क्या है। जी देखिए, आज पता ये सभी जो है ये कहेंगे, और जो बात मोदी जी ने कही अपने विपक्षियों के बारे में कि जिस प्रकार से जो फोटो जो विपक्षियों ने एक अपना शूट कराया था, जिसमें एक ही कंक्लूजन निकला था, एक ही निष्कर्ष निकला था कि राहुल गांधी जी का विवाह कार्यक्रम कब तय करना है, उसके अंदर एक ही सॉल्यूशन अभी तक निकला है। तो वो उन्होंने कहा भी, आप सबके सामने माध्यम से भी कहा, लालू जी और सभी लोगों ने, कि राहुल जी आप शादी कब कर रहे हैं, तो हम बारात में आएंगे आपकी। सिर्फ यही निष्कर्ष निकला है। तो आप सोचिए, जब निष्कर्ष में इस प्रकार का सिर्फ शादी विवाह की बातें होंगी तो भारत का विकास कब होगा और भारत राष्ट्र क्या बनेगा। तो बिल्कुल आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के हार हैं, हमारे इंस्पिरेशन है, हमारे की ऊर्जा के स्रोत हैं, उसी पर आप देखिए वो विदेश यात्रा करके आए, भारत का जो सम्मान है अमेरिका के अंदर और मिस्र के अंदर, सारी दुनिया के अंदर कह के, और यूनाइटेड नेशन में 135 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ में योग दिवस योग करके आए, जिससे कि भारत का लोहा, भारत की को विश्व गुरु वाली बात है सारी दुनिया के अंदर स्थापित कर दिया। आज भारत विश्व गुरु बन चुका है और यह बात सारी दुनिया मानने लगी है। आप देखिए जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को बॉस कहते हैं, मोदी जी यू आर द बॉस ऑफ द वर्ल्ड। इसी प्रकार से आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भी उनको कहा, जापान में उनको निमंत्रण किया था। तो आज भारत की जो छवि है वो विश्व गुरु की सारे विश्व में बन चुकी है और भारत विश्व शांति का और एक समृद्धि का रास्ता प्रतिपादित कर रहा है पूरी दुनिया को। साथ ही साथ भारत के अंदर भारत की जनता जरूर समझ चुकी है कि मोदी जी ने जो एक रूपांतरण किया है भारत का, यह हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अमृत काल में 75 वर्ष जब हम स्वतंत्रता की मना रहे हैं तो उसमें जा रहा है, उसमें के अंदर हो रहा है मोदी जी। और विपक्षी दल तो स्वाभाविक डरे रहेंगे। जिस प्रकार से जो घोटाले इन लोगों ने किए थे, आज उन्होंने ही बताया कि जिनके फोटो लगे हैं, अगर सब लोगों के फोटो, विपक्ष के जो मित्र हैं, जो नेतागण हैं, उनके फोटो जो उनके घोटाले जोड़े तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि के घोटाले वो लोग कर चुके हैं देश के अंदर। तो यह क्या देश का विकास करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अपनी जो जान बचाने के लिए, अपने दबाव डालने के लिए जिस प्रकार से जो जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई पे प्रतिबंध लगाने, उस पर दबाव डालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति हो रही है। लेकिन देश की जनता ये जरूर जानती है, कितनी राजनीति कर ले, अगली बार मोदी जी फिर से पुनः, मुझे वो कहते हैं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं 300 जो पिछली बार सीट आई थी उससे ज्यादा सीटें आएंगी। मुझे ऐसा लगता हुआ या 3 तलाक को हमने उन्मूलन कर दिया, धारा 370। जी बिल्कुल, 3 तलाक पर भी पीएम ने अपनी बात रखी, इस पर भी आगे हम बात करेंगे चर्चा में। हम फिलहाल रुक कर लेंगे आनंद जी का। आनंद जी, जिस तरह से पीएम का संबोधन हुआ, कई घोटालों की बात यहां पर कही गई है, काफी आरोप विपक्षी दलों पर लगाए गए हैं। सबसे बड़ा जो बयान था उनका यही था कि एसी कमरों में बैठकर जो विपक्षी दल है वो फतवे जारी कर देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो इसी पर विश्वास रखता है और इसी के आधार पर वोट बैंक के रास्ते पर चलता है। आपका जवाब इस पर?
जी आनंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आनंद जी, आपकी बात रखें। जी हेलो। जी आनंद जी, आपकी बात रखें। क्या बोला आपने? जी, जिस तरह से आज पीएम का संबोधन था, विपक्षी दल मुख्य तौर पर निशाने पर रहे। साफ तौर पर पीएम ने कहा है कि घोटालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। जिस तरह से अभी सत्येंद्र जैन जी भी उनके बयान को दोहरा रहे थे कि घोटालों की फेहरिस्त काफी लंबी है, और साथ ही पीएम ने यह भी कहा है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति पर भरोसा नहीं रखते, जैसा कि विपक्ष रखता है। जी, मोदी जी ने जो बोला अच्छा है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ 10 लाख कार्यकर्ता जी, तो 10 लाख कार्यकर्ता क्या लाल परेड ग्राउंड में आ जाएंगे? जो मोतीलाल स्टेडियम में उन्होंने कार्यक्रम करवाया था उसमें आ जाएंगे क्या? मतलब ये सब चीजें दर्शाती। दूसरा ये कि अरे ऑनलाइन जी लो मैंने बहुत सुन लिया, आपको शांति सुन। जी जी ठीक है आनंद जी, आपकी बात पूरी करेंगे। शांति से सुनिए जरा, तनिक आप करिए। तो 10 लाख ऑनलाइन भी संबोधित किया है उन्होंने। आप इस बात को सोचिए, हमारा कार्यक्रम है जी। 140 करोड़ को सुना रहा हूँ मैं, फिर ये बोलना चाहिए उन्हें। आप शांत सुनाए, सुन रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं था। आप सुनिए, वो 140 करोड़ तो सुनाने वाला कार्यक्रम था। 5 ठीक है, हम आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं। जी सत्येंद्र जी, मैं आऊंगा फिर से आपके पास। जी आनंद जी, आपकी बात पूरी करें। नहीं आनंद जी, आपकी बात पूरी करें। जी नहीं अच्छी बात है, धन्यवाद आनंद जी। लेकिन आप कम से कम सत्य तो बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा आप बोलिए, आप विरोध करिए। हमारा प्रोग्राम ही था, हमने कार्यक्रम निर्धारित किया था। हर बूथ पर आज कार्यक्रम हुआ है। अब आप कैसी बात करते हैं? चलिए मैं अपने टर्म पे बोलूंगा। 10 लाख बूथ के हम भोपाल के अंदर। ठीक है आनंद जी, आपकी बात पूरी करें। आरोपों पर जवाब आपका। जी देखिए, मैं बोल रहा हूं तो इनको शांत रखें। और अगर यही बोलेंगे सत्ता पक्ष के लोग, तो फिर विपक्ष की जरूरत ही नहीं, इन्हीं लोगों से बुलवा लें। एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ का खजाना है जी। इनमें जो नेता आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान। मोदी जी ने बोला विपक्ष के बारे में, अगर उन्होंने बोला कि विपक्ष के लोगों ने इतना वो करा है, ये प्रवक्ता भी यही बोल रहे थे कि इतना घोटाला करा। अरे मोदी जी के मित्रों ने इससे ज्यादा घोटाला कर दिया, इससे ज्यादा पैसा खा के विदेश भाग गए देश का, और 1 नंबर का पैसा लेके भगे वो तो इसके बाद क्योंकि गुजरात के थे, तो गुजरात के लोगों को इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में गुजरात के लोगों ने लूटमार बचा रखी है। चाहे भोपाल का आप मीडिया हॉस्पिटल देखो, या भोपाल में जो भी काम हुए, मध्य प्रदेश की राजधानी से लेकर मध्य प्रदेश में जो भी काम हुए मोदी जी के गुजरात के लोगों ने किए, और किस तरह से टाइम हुआ है। हमीदी हॉस्पिटल की छतें गिर रही हैं, किस तरह का विकास कर रहे हैं जी, किस तरह से विकास की बातें कर रहे हैं। और 4000 करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाद दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने। विकास की बात कर रहे हैं तो मोदी जी को बार बार आने की जरूरत क्या पड़ती मध्य प्रदेश में? इस तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का हाथ हुआ है, इस तरह से कर्नाटक में बार बार आए, और इसके बाद भी वहां पर खेत खाना पड़ा, उन्हें बाहर होना पड़ा, सत्ता से बाहर होना पड़ा। निश्चित रूप से आप हिंदुस्तान में जो भी चुनाव होंगे, मैं भोपाल और मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के चुनावों की बात कर रहा हूं। अब हिंदुस्तान में जो भी चुनाव होंगे उससे भारतीय जनता पार्टी को बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि जितना झूठ फरेब का मायाजाल फैला रखा था वो आज तक उसका पता नहीं है। जीएसटी के बाद क्या हालात है इस देश के, वो पूरा देश जानता है। आज 50 दिन के बाद किस चौराहे पर मोदी जी आए वो आप बता दीजिए। 9 साल के बाद एक अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पहली, और उसमें भी हम लोगों को क्या देखना पड़ा, क्योंकि अगर मोदी जी को कोई शर्म होगी तो पूरे एक भारतीय को होगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम इस मामले में शर्मसार है। दूसरा ये कि जो बातें मिस्र में गए थे मिस्र में वहां बहुत कुछ करके आए, वहां उसमें मस्जिद में भी गए। अरे भैया, मिस्र के राष्ट्रपति से पूछते कि हमने कश्मीर में मीटिंग बुलाई थी G20 की, उसमें शामिल क्यों नहीं हुए आप? उसमें शामिल होने चाहिए था। आपने 370 के नाम पर आपने उसकी हमारी मीटिंग की वो घोषणा को अलग करा, उससे अलग हुए आप। तो ये क्या है, ये क्या दर्शाता है? तो हम अगर गए थे तो हमें अपना वो बात करनी चाहिए। दूसरा ये आपने ड्रोन का सौदा किया, उसमें आज पूरे देश में चल रहा है कि ड्रोन महंगे रेट में खरीदा हमने, तो उसका स्पष्टीकरण करें कि किस रेट में आपने किया। दूसरा मध्य प्रदेश की अब मैं बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में ये हालात हैं, मैं आपके चैनल पर जवाब देना चाहता हूँ। आऊंगा सत्येंद्र जी आपके पास। जी बाद में जी जवाब देना आपको। ठीक है आनंद जी, आपकी बात पूरी करें। जी नेशनल हेराल्ड के चैनल पर नहीं हूँ मैं, TV 24 पर। टीचर को ज्यादा नहीं लाएगी मध्य प्रदेश में,
उसमें 10% आप प्लस कर लें, 10% माइनस कर लें। अब मोदी जी नहीं, शाह जी नहीं, अब तो रोज आए मोदी जी, रोज एक चक्कर लगाए मध्य प्रदेश का। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है इस तरह से खरीद फरोख्त का व्यापार किया 2018 में जनादेश कांग्रेस को दिया था, किस तरह से खरीद फरोख्त करके दबाव डालकर जिस तरह से 2 लोगों को लेके आए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, कांग्रेस की सरकार को गिराया, उस सरकार को गिराया जो जनता के हित में काम कर रही थी। आपने देखा होगा कि 1 रुपए यूनिट लाइट दे रही थी, आपने देखा होगा 55 लाख किसानों को कर्जा माफ किया था, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया था, भारत सरकार घबरा गई थी। एन कैन प्रकरण उन्होंने कमलनाथ जी की सरकार को गिराया। कमलनाथ जी का काम करने का तरीका एक अनूठा है, वो 40 साल का उनका राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव है, लगातार उन्होंने काम किया और उसी का खमियाजा जो भुगत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए घबरा रहे हैं। जो कर्नाटक में सरकार करी है इसलिए कहिए। ठीक है, हम सत्येंद्र जी का रुख करेंगे, उसके पहले हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम की शुरुआत से। भूपेंद्र जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था उससे किसे क्या मिला? क्या कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र मिला, विपक्ष को उनके बयान पर पलटवार करने के कई मुद्दे मिले, या फिर भोपाल की जनता को कुछ मिला? आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो आगामी चुनाव 2023 में होने वाले हैं विधानसभाओं के, उनके परिप्रेक्ष्य में ये कांग्रेस जो विपक्ष की पार्टी है निश्चित रूप से लीड कर रही थी और ये यहाँ के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको पता चल रहा था, इसीलिए ये कार्यक्रम तय करे गए और इस कार्यक्रम में मोदी जी ने बिल्कुल फ्रंट पेज पे खेला है और बहुत अच्छा खेला। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लगभग 5 लाख का बूथ कार्यकर्ताओं और 60,000 बूथ कार्यकर्ताओं मध्य प्रदेश के लोगों को उन्होंने संदेश दिया। उनकी 3 जो लाइनें थी, एक करप्शन था, एक मुसलमान और एक आचार संहिता समान आचार। लेकिन उन्होंने जो क्राइटेरिया अपने कार्यकर्ताओं को जो नर्वस थे उनके लिए ऊर्जा का तो काम किया है उन्होंने। निश्चित रूप से लगता है कि जो उनका जो बोलने का तरीका, जो उनका प्रभावशाली तरीका है और जो आंकड़े तरीके से देना और अपनी हिम्मत करके उन्होंने कहा कि करप्शन को मैं लोगों के, अगर वो सारे एक हो जाते हैं तो हम भी मोदी हैं और करप्शन को हम छोड़ेंगे नहीं, इसका जवाब लेंगे। ये एक तो पहलू बनता है। तो ये कार्यकर्ताओं के, इनके बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से काम तो पड़ा है, उनको ऊर्जा मिली है और उनको एक नई प्रेरणा भी मिली। अब कांग्रेस है, कांग्रेस का वैसे भी टेम्परामेंट बहुत हाई था और वो उनका निश्चित रूप से वो सत्ता की ओर अग्रसर हो ही रहे थे और उनका कैलकुलेशन चल ही रहा था। अब उनको ऊर्जा, अपने ब्रेकअप को ऊर्जा को और तेज पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके जो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का जो संचार हो गया है वो निश्चित रूप से, क्योंकि अब ये समझ में आ गया है कि मोदी जी जो 2018 में इतना लीड नहीं किए थे यहाँ के विधानसभा चुनाव में, लेकिन जो 2023 के चुनाव में है वो लीड करेंगे, क्योंकि उनको ये स्थिति समझ में आ रही है कि यहाँ पे स्थिति कमजोर है। अब इसके लिए जो आने वाले जो महीने आएंगे, वो जब कार्यकर्ता जब टिकट तय होंगे, निश्चित रूप से आगे की प्रक्रियाएं जो चलेंगी इलेक्शन की, उसमें बड़ा ही प्रभाव पड़ेगा और उससे नई दिशाएं तय होंगी। लेकिन ये आज का गुरु मंत्र बीजेपी के लिए काफी कुछ प्रभावशाली रहा, उनके कार्यकर्ताओं के लिए रहा, क्योंकि वो वैश्विक नेता हैं, उनके एक स्टाइल तरीका, वो मीडिया से कनेक्ट नहीं करते लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से इस तरह से कनेक्ट होते हैं और जनसभा में कि जिस तरह से लोगों में एक अपना असर छोड़ने के प्रभाव करते हैं और ऊर्जा का एक काम करते हैं, तो वो निश्चित रूप से आज उन्होंने किया है। जी ठीक है सत्येंद्र जी, ऊर्जा का संचार तो किया ही है, लेकिन क्या जिस तरह से भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि एक जो निराशा कार्यकर्ताओं में हो गई थी और ये लगातार माना जा रहा है, जिस तरह से भूपेंद्र जी कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक कि इस बार जो चुनाव की राह है वो असर नहीं होगी बीजेपी के लिए, इसके लिए भी उनका दौरा काफी अहम था। देखिए जी, ये मैं बता दूं आपको, कार्यकर्ताओं को हमारे हम ऊर्जा से भरे रहते हैं, हमेशा हमारे यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है। बूथ विजय संकल्प अभियान चलता रहा, बूथ का डिजिटलाइजेशन हुआ। आप बूथ विजय संकल्प अभियान के द्वारा आज हमारे जो हर बूथ के 10 लाख से ज्यादा बूथ है भारत के अंदर। मेरे बंधु कह रहे थे, मेरे बड़े, मैं सम्मान करता हूं उनका, वो कह रहे थे कि सब 10 लाख कार्यकर्ता लाल परेड पर नहीं मिले। अरे भाई 10 लाख बूथ जो है वहां से कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ताओं का संबोधित किया गया। 10 लाख बूथ भोपाल में कैसे ला सकते हैं? वो तो ऑब्वियसली हर बूथ के ऊपर ही डिजिटल माध्यम से ही कनेक्ट होंगे। हाँ, भोपाल के अंदर हमने पूरे देश से चुने हुए हर जगह से 100 लोग लिए, हर राज्य से, ऐसे लगभग 3,000 कार्यकर्ता जो है हमारे बूथ से, शक्ति केंद्र से, मंडल से, उनको लेकर के उनसे संबोधित किया और उनसे वार्तालाप भी हुआ। आप देखिए
1 घंटा 52 मिनट तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं से बात की है और कनेक्ट किया, एक आदान प्रदान हुआ जो विचारों का, उससे बड़ा ऊर्जा मिली। और जिस प्रकार से आप देखिए भ्रष्टाचार के कीर्तिमान रचे गए कांग्रेस ने, जब से आजादी प्राप्त हुई, स्वतंत्रता हुई, उसके बाद से लगातार। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर भी कमलनाथ जी ने कितने सारे घोटाले किए, मैं आपको बता दूं, बिना टेंडर के, बिना वर्क ऑर्डर के। ऐसा कहीं नहीं होता शासकीय व्यवस्था में, जब बगैर टेंडर और बगैर वर्क ऑर्डर की 489 करोड़ रुपए का और टोटल अग्रिम एडवांस जो दिया था 877 करोड़ रुपए, 489 करोड़ रुपए तो वैसे दे दिए जिसका ना टेंडर हुआ ना वर्क ऑर्डर हुआ, और 489 करोड़ ठेकेदारों को पैसा दे दिया, कमलनाथ जी की सरकार ने दिया। और एडवांस के तौर पर कहीं ऐसा टेंडर हुआ और टोटल मिला करके उसका काम नहीं हुआ, लेकिन एडवांस पेमेंट कर दिया 877 करोड़ रुपए का। ये मात्र 15 महीना की सरकार में इन्होंने खेल दिखा दिया। और बांध की परियोजना थी, बांध, हनोता बांध, घोघरी बांध वगैरह, और इस्तीफे के 15 मिनट के अंदर अंदर ही जब इस्तीफा देने जा रहे थे कमलनाथ जी, 63 करोड़ का घोटाला कर दिया, मोबाइल घोटाला, आंगनबाड़ियों का। इसी प्रकार से देखिए 600 करोड़ के घोटाले का आरोप था, जिसके ऊपर गोपाल रेड्डी, उनको मुख्य सचिव बनाया। गोपाल रेड्डी प्रशासनिक अधिकारी रहे, प्रमुख मुख्य सचिव रहे, उनको गोपाल रेड्डी को मुख्य सचिव बनाया गया। 600 करोड़ के उनके ऊपर घोटाले का आरोप रहा है, जांच चलती रही है और चल रही है। और आज ही अब अखबारों में आया कि 3 और अधिकारी जो थे जिनको कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में स्थान दिया था, उनके ऊपर भी कार्रवाइयां चल रही है, 3 अधिकारियों के ऊपर, IAS और IPS का, सुशोभन बनर्जी सहित 3 नाम। जवाब दें आनंद जी, जवाब दें जी। 20 मार्च 2020 को जनसंपर्क का घोटाला किया गया, 40 करोड़ रुपए एक साथ। आप मीडिया के माध्यम से मीडिया बंधु हैं, मैं बता दूं, 40 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया, और जनसंपर्क के माध्यम विभाग के द्वारा एक चैनल को किया गया, और हजारों करोड़, मतलब सैकड़ों करोड़ का। चलिए सत्येंद्र जी, जी, काफी समय आपको दिया गया, आप जुड़े हैं हमारे साथ। आनंद जी, आपकी बात पूरी करें। भांजे हैं, उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड में घोटाला किया, उन्होंने खाद घोटाला किया, 600 करोड़ का घोटाला किया, उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 350 सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, ठीक है। आनंद जी, आपकी बात पूरी करें, फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी आनंद जी। रितुलपुरी जो है उनके भांजे हैं, कमलनाथ जी उनके मामा जी हैं, उन्होंने घोटाला किया। आनंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आनंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आनंद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, घोटालों का आरोप भाजपा लगातार लगा रही है, आपका जवाब इस पर? मेरा जवाब तो ये है कि 3 साल से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में जी। अगर घोटाले किए तो आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब ये कि उन घोटालों में आप शामिल थे और आप आरोप लगा रहे हो कांग्रेस के ऊपर। अरे भाई, घोटाले तो जवाब ले लीजिएगा। अब आप चुप रहे, मैं बोल रहा हूँ, अब आप शांत रहे। अच्छा, दूसरा ये है, नहीं मैं जानती हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जवाब आपके बाद में जवाब दूंगा। जैन का महालोक घोटाला, महाकाल के साथ, जब ये भगवान के साथ गद्दारी कर सकते हैं, महाकाल के मंदिर के साथ गद्दारी कर सकते हैं, 80% का घाला, मतलब 80% कमीशन खा गई। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जो पार्टी 2 से लेकर 302 तक सत्ता में आई है, उसका ये कारनामा कि धर्म को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आजकल तो ये हालात है कि किसी भी मंदिर में अपन दर्शन करने जाओ तो वहां पे, अरे जो मैंने कमलनाथ जी के घोटाले पे तो कुछ बोल लेते मेरे आदरणीय, जितने सारे मैंने गिना। ठीक है आनंद जी, बात पूरी करें जी। अरे क्या कारण है, सतपुड़ा बिल्डिंग में आग लगाई गई, जब भी चुनाव होते हैं अग्निकांड होता, और अग्निकांड 24 घंटे तक नहीं बुझाया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? चारों तरफ मध्य प्रदेश महाराजकता का माहौल है, केवल और केवल आरोप कांग्रेस। नहीं मेरे मित्र, ऐसा नहीं है। ठीक है सत्येंद्र जी, जवाब दें। जी सत्येंद्र जी, रिपोर्ट भी आई है, उसमें बताया गया वहाँ की वायरिंग पुरानी थी, बिल्डिंग पुरानी थी। मैं ये नहीं कहता, जो भी दोषी होंगे कार्रवाई होगी, जांच चल रही है, उस पर जांच बैठाई। आप देखिए, आपने किस प्रकार से, आपको तो अधिकार ही नहीं है, आपने महाकाल मंदिर पे से स्पीकर हटा दिया। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार रही, महाकाल मंदिर से स्पीकर हटाने, लाउड स्पीकर हटाने का पाप किया था कमलनाथ जी की सरकार ने। और आपने तो भगवान राम, सीता, हनुमान को काल्पनिक चरित्र बता दिया था, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया था। तो आप तो भगवान के नहीं, आप लोग कालनेमी है। कांग्रेस पूरी कालनेमी की तरह व्यवहार करती है, रंगा सियार है, ये पाखंडी लोग हैं, पाखंडी और महाधूर्त है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं जी। भूपेंद्र जी, दोनों पक्षों को आपने सुना, लेकिन सवाल यही बरकरार है कि पीएम मोदी का यह दौरा कितना ज्यादा उत्प्रेरित कर पाया भाजपा कार्यकर्ताओं को, और आने वाले समय में जमीनी स्तर पर इसका कितना असर दिखेगा? देखिए, ये मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी की जो दौरा था, निश्चित रूप से ऊर्जा का बूथ लेवल पर नया संचार हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं जी। अब
कांग्रेस को ये देखना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से और नए पॉइंट्स दे सकता है, नए करप्शन की चार्जेस जो होती हैं। उन्होंने तो आज बिल्कुल मुसलमानों का भी वोट का डिवीजन की, उन्होंने महिलाओं की बात करी, पसंदीदा मुसलमानों की भी बात करी, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग मुसलमान है, उसको भी आगे लाने के लिए किया। तो उनका तो राजनीति पूरा मिला जुला बिल्कुल संदेश था। और ये भी था कि जो उनके ऊपर जो तुष्टिकरण का जो लेवल लगा हुआ है बीजेपी के ऊपर, वो भी वो उसको खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो इजिप्ट गए थे तो वहां पे भी मस्जिद में गए वो। इस तरह से उनका जो प्रवास रहा जो अभी तक का, जो उनके ऊपर जो दाग लगा हुआ है जो मतलब विरोधी वाला जो वैश्विक रूप से, तो वो भी उन्होंने उसको क्लियर किया। तो निश्चित रूप से ये तो लगता है कि कांग्रेस के पास निश्चित रूप से अब इसके प्रति उनके पास क्या उनका विकल्प के रूप में रखते हैं, ये अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस अभी कमजोर नहीं है और बीजेपी तो आने वाले समय में पता चलेगा कि पीएम मोदी कितना रिचार्ज कार्यकर्ताओं को कर पाए और जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती इससे संगठन को मिलती है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस इस पूरे बयान के विरोध में किस तरह से अब नई रणनीति तैयार करती है और ऊर्जा से लबरेज रहती है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मध्य प्रदेश में इस